हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस हम लोग रोग रसशास्त्रम वैसज्य कल्पना पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 जो टॉपिक हैं वो कवर कर रहे थे और उसी को ही यहाँ पे अपन कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 12 के बारे में। तो 12th नंबर का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत कौन से चीज़ों के बारे में बताया गया है उसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पारद का संस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। पारद के संस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्या बोला गया है पारद के संस्कार में? तो सबसे पहले बोला गया है कि पारद के बल तथा तेज की वृद्धि के लिए विशिष्ट क्रिया की जाती है, उसे क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। यहाँ पे श्लोक भी है, संस्कारों ही गुणांतराधान मुचेत, यानी कि जो पारद है उसके बल व तेज की वृद्धि के लिए जो विशिष्ट क्रिया है वो संस्कार है। संस्कार से द्रव्य में विशिष्ट गुण की उत्पत्ति होती है, ये यहाँ पे बताया गया है। रसायन प्रयोग के लिए पारद का उपयोग 8 रसायन कर्म में प्रयोग के लिए पारद में 8 प्रकार के संस्कार करने चाहिए। इसमें से कौन से वो 8 संस्कार हैं और कौन से वो 8 संस्कार कौन से यंत्र में होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना 8 संस्कार स्टार्टिंग के अष्टविध संस्कार, जिसको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, दीपन, ये 8 संस्कार हैं। तो स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, दीपन। तो स्वेदन संस्कार दोलय यंत्र से किया जाते हैं। मर्दन संस्कार तब तक खल्व यंत्र से करते हैं। मूर्छन भी तब तक खल्व यंत्र के द्वारा ही किया जाते हैं। उत्थापन संस्कार दोलय यंत्र से करते हैं। पातन संस्कार पातन यंत्र से किया जाते हैं। रोधन या बोधन संस्कार दोलय यंत्र से करते हैं। नियमन संस्कार दोलय यंत्र से करते हैं और दीपन संस्कार भी दोलय यंत्र से किया जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है 1 से 5 के संस्कार से पारद सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि शुद्ध हो जाते हैं। यानी कि स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, ये 5 संस्कार करने से जो पारद है, ठीक है, वो क्या है, दोषों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। जबकि 6वें से 8वां तक का संस्कार यानी कि रोधन, नियमन और दीपन संस्कार करने से पारद के बल व तेज की वृद्धि होती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा 18 संस्कार धातुवाद के लिए भी किया जाता है, ठीक है। टोटल 18 संस्कार हैं। तो 8 संस्कार के नाम तो हमने देख लिए, बाकी 10 और कौन से हैं जो करने होते हैं, जिनके नाम बस आपके पूछे जाते हैं। वो है आपका गगनमच्छन, गर्भद्रुति, बाह्यद्रुति, चारण, जारण, रंजन, सारण, संक्रमण, इसके अलावा आपका मेघन और भक्षण, ये आपके टोटल 18 संस्कार इस प्रकार से होते हैं। अब इसमें से स्टार्टिंग के जो 8 संस्कार हैं उसी को ही अपने को देखना है। तो वो 8 संस्कार को ही अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है आपका स्वेदन संस्कार। तो स्वेदन संस्कार में क्या बोला गया है? स्वेदनम मल शैथिल्य कारकम, यानी कि क्षार द्रव्य तथा अम्ल औषधि के साथ पारद को दोलय यंत्र द्वारा पाक करने की क्रिया को स्वेदन कहते हैं। तो क्षार द्रव्य या फिर अम्ल औषधियों के साथ में पारद को दोलय यंत्र द्वारा पाक करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? स्वेदन संस्कार कहा जाता है। इससे पारद में का जो मल है उसमें शिथिलीकरण होता है। अब ये संस्कार कैसे करते हैं? तो 1 भाग पारद लेंगे, 1/16 भाग पिपली, मरीच, चित्रक, शुंठी, त्रिकटु, इनको लेकर के इनका कल्क बना करके उसमें पारद को रख करके दोलय यंत्र विधि से कांजी में 3 दिन तक मृदु अग्नि पर पाक करते हैं। इसके अलावा कल्क और कांजी रोज नया प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात पारद को द्विगुण वस्त्र से छान करके मर्दन संस्कार के लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका स्वेदन संस्कार में बताया गया है। फिर होता है मर्दन संस्कार। तो मर्दन संस्कार के लिए बोला गया है बहिर्मल विनाशनम, ठीक है। तो बहिर्मल विनाश के लिए मर्दन संस्कार किया जाता है। मर्दन संस्कार के लिए बोला गया है कि अब औषधि में अम्ल द्रव्य या कांजी के साथ पारद को घोटने की क्रिया को मर्दन संस्कार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घोटन कर रहे हैं, वहाँ पे स्वेदन कर रहे थे।
मर्दन संस्कार कहते हैं, और मर्दन से पारद में स्थित जो बद्ध मल है वो नष्ट हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक पत्था या लोहे के खरल में सैंधव लवण, गृहधूम, स्टिका चूर्ण तथा राई प्रत्येक का 1/16 पार्ट लेते हैं, और उसमें क्या है, पारद के साथ में कांजी डाल करके 3 दिन तक के मर्दन करते हैं। तो 3 दिन तक मर्दन करने से पारद का मर्दन संस्कार हो जाते हैं। इससे पारद का जो बाह्य मल है वो नष्ट हो जाते हैं, तथा मर्दन जो है वो तब तक खरल में करना चाहिए। ये क्या है, आपको मर्दन संस्कार के विषय में बताया गया है। ठीक है। इसके अलावा चौथे दिन अपन उष्ण जल से प्रक्षालन करके वस्त्र से छान करके शुद्ध पारद को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से मर्दन संस्कार किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका मूर्छन संस्कार। तो मूर्छन संस्कार के लिए बोला गया है नष्ट पिष्ट कारकम मूर्छन, यानी कि पारद को नष्ट पिष्ट होने को ही मूर्छन संस्कार कहते हैं। तो पारद का नष्ट पिष्ट होना ही क्या कहलाता है, आपका मूर्छन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार से पारद का विष, अग्नि तथा मल दोष नष्ट हो जाते हैं। तो इस संस्कार कराने से पारद का विष, अग्नि और मल दोष नष्ट हो जाते हैं। मर्दन करने से पारद अपनी चपलता तथा द्रवता को त्याग कर देते हैं, तथा पारद जो है वो नाग वर्ण का हो जाते हैं। इस अवस्था में पारद का मूर्छन संस्कार कहलाता है। ठीक है। इसमें अपने को एक भाग पारद लेना है, 1/16 भाग घृत कुमारी स्वरस, त्रिफला, चित्रकमूल का चूर्ण लेकर के 7 बार यानी कि 7 दिन तक मर्दन कर लेते हैं। इस प्रकार से पारद का मूर्छन संस्कार होता है। अब इसमें दोषों के अनुसार अपन भावना द्रव्य अलग अलग डालेंगे। जैसे कि घृत कुमारी किसके लिए होते हैं, तो मल दोष के निवारण के लिए होते हैं। ठीक है। त्रिफला किसके लिए होते हैं, तो अग्नि दोष के निवारण के लिए होते हैं। और चित्रक मूल किसके लिए होते हैं, तो विष दोष के निवारण के लिए होते हैं। तो घृत कुमारी GM करके याद कर सकते हो, G से घृत कुमारी, M से मल दोष के निवारण के लिए, टा से क्या याद रहेगा, त्रिफला का प्रयोग अग्नि दोष के लिए, Q से चित्रक मूल का प्रयोग विष दोष के लिए। तो ये आपको याद रखना है। फिर है उत्थापन संस्कार। उत्थापन संस्कार में बोला गया है मूर्छा व्याप्ति नाशनम, मूर्छा व्याप्ति नाशनम, यानी कि मूर्छन संस्कार के क्रम में पारद नष्ट पिष्ट होकर के मृत अर्थात मूर्छित हो जाते हैं। ठीक है। तो मूर्छन संस्कार के क्रम में पारद नष्ट पिष्ट होकर के मृत अर्थात मूर्छित हो जाते हैं, तो उसे पुनः अपने स्वरूप में लाने की क्रिया को उत्थापन संस्कार कहते हैं। इसके अलावा स्वेदन, आताप, प्रच्छान, ठीक है, रस्त निष्पीड़न एवं पातन आदि क्रिया द्वारा पारद को अपने स्वरूप में लाने की क्रिया को उत्थापन कहते हैं। इससे पारद की मूर्छना जो है वो नष्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, तो एक भाग पारक लेंगे। ठीक है। उसमें अपन सुहावा, सैंधव, ठीक है, शहद 1/16 भाग कांजी आवश्यकता अनुसार ले करके 3 बार दोलय यंत्र से स्वेदन कराते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर है पातन संस्कार। तो पातन संस्कार में क्या बोला गया है, वंग नागे परित्यज्य शुद्धे भवति शूतकः, अर्थात निर्दिष्ट औषधि द्वारा पारद का मर्दन कर ऊर्ध अध एवं तिर्यक पातन यंत्र द्वारा पारद को प्राप्त करना पातन कहलाता है। तो निर्दिष्ट जो भी औषधि हैं, ठीक है, उनके द्वारा पारद का मर्दन कर ऊर्ध अध व तिर्यक पातन द्वारा पारद को प्राप्त करना पातन संस्कार कहलाते हैं। पातन से पारद जो है वो पारद स्थित नाग वंग के संपर्क से उत्पन्न जो कंचुक है उसका नाश हो जाते हैं। विक्रय हेतु पारद में मिश्रित नागवंग आदि कृत्रिम दोष की मुक्ति त्रिविध पातन द्वारा हो जाती है। पातन 3 प्रकार का होता है, जैसे आपने यंत्र के अंतर्गत देखा था 3 प्रकार के पातन यंत्र हैं। ठीक है। तो 3 प्रकार से अपन पातन संस्कार कर सकते हैं। एक होगा आपका ऊर्ध्व पातन जो डमरू यंत्र या विद्याधर यंत्र द्वारा होते हैं, एक अधः पातन होते हैं और एक तिर्यक पातन होते हैं। ठीक है। तो इसमें आप पातन संस्कार के लिए कैसे करते हैं, तो अपन 3 भाग पारद लेंगे। ठीक है। एक भाग उसमें ताम्र चूर्ण लेंगे, नींबू सोरस लेंगे। ठीक है। फिर मर्दन करके पिष्टी बना लेंगे। इसके बाद नींबू सोरस के शुष्क हो जाने पर विद्याधर यंत्र या फिर डमरू यंत्र द्वारा अधापातन तथा
ऊर्ध्वपातन तथा अधःपातन या तिर्यक पातन यंत्र के द्वारा पारद का तिर्यक प्राप्ति कर लेते हैं। इस प्रकार से पारद में जो नाग है, वंग है आदि अन्य धातुओं को ताम्र में छोड़ देते हैं, ठीक है, और स्वयं यौगिक आदि सभी दोषों को से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नाग वंग दोष के लिए किया जाता है, तो इनको छोड़ देगा, ठीक है, जो पारद है वो ये संस्कार करने से, और वो क्या है, मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पातन संस्कार किया जाता है। अब त्रिविध पातन में तिर्यक पातन अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक तिर्यक पातन मात्र से ही पारद में तीनों पातन हो जाते हैं। पारद के पांचवा प्रथम 5 संस्कार स्वेदन पातन तक सभी प्रकार में से क्या है, पारद की शुद्धि हो जाती है, ठीक है। यानी कि पहले से 5वां तक का, स्वेदन से लेकर के पातन तक का जो संस्कार करोगे तो पारद की शुद्धि हो जाती है स्टार्टिंग के 5 संस्कार करने से। ये यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका बोधन संस्कार, जिसको अपन रोधन संस्कार भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके विषय में क्या बोला गया है इसको अपन देख लेते हैं। तो बोधन संस्कार या रोधन संस्कार के विषय में तो यहाँ पे बोला गया मंद वीर्यत्वात् लब्ध अयस्यो भवति, यानी कि स्वेदन से पातन तक की प्रक्रिया के फलस्वरूप पारद मृदु, शांत, शिथिल तथा मंद वीर्य वाला हो जाते हैं। तो पारद में स्वेदन से पातन तक जो है प्रक्रिया जब करते हैं तो इसके फलस्वरूप पारद जो है मृदु, शांत, शिथिल व मंद वीर्य वाला हो जाते हैं। स्वर्ण आदि के ग्रास लेने एवं पचाने की क्षमता घट जाती है। फिर से उसमें वीर्योत्कर्ष के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे बोधन संस्कार कहते हैं। लवण के घोल में 3 दिन तक रखने पर पारद का बोधन होता है, ठीक है। 3 भाग इसमें पारद लेने हैं, 1 भाग सेंधव लवण लेने हैं, ठीक है। 3 दिन तक स्वेदन करना है। इसे ही रोधन तथा मुखकरण कहा जाता है। 4थे दिन जल निथार करके पारद को प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या है, बोधन संस्कार है। फिर है आपका नियमन संस्कार। तो नियमन संस्कार में क्या बोला गया है, चपलत्वम निवृत्तियो। बोधन संस्कार से प्राप्त बल या वीर्यवान पारद की चपलत्व की निवृत्ति के लिए जो स्वेदन आदि क्रिया की जाती है उसे नियमन संस्कार कहते हैं। इसमें पारद लेंगे 160 पार्ट अपने को सेंधव लवण लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा पान पत्र लेने हैं, लहसुन व इमली, इन सबको मिलाकर के कल्क बना लेना है तथा दोलय यंत्र विधि द्वारा 3 दिन तक क्या है, स्वेदन करना चाहिए। तो इस प्रकार से पारद का नियमन संस्कार किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका संस्कार है दीपन संस्कार। इसे ही प्रदीपन संस्कार भी कहा जाता है। ग्रसार्थी यानी कि पारद की जो भूक्षा है उसको पुनः उत्पन्न करने के लिए जो संस्कार किया जाता है वह क्या है, यानी कि उसका भूख जो है, दीपन मतलब क्या है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना, ठीक है। तो जो पारद की भूक्षा है उसको बढ़ाने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे दीपन संस्कार कहते हैं। इसमें पारद जो है वो लेने हैं 116 पार्ट स्फटिका, काशीस, सुहागा, काली मिर्च, सेंधव, इनको लेने हैं और कल्क बना करके कांजी को स्वेदन करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उष्ण जल से प्रक्षालित कर पारद प्राप्त कर लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका बताया गया है पारद की गतियाँ। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि पारद में कौन सी गति पाई जाती है। तो पारद के विभिन्न रूपों में निकल जाने की क्रिया को, मतलब जब ये संस्कार करते हैं, ये 18 संस्कार हैं, ठीक है, वो जब अपन करते हैं तो पारद का ना थोड़ा थोड़ा करके ह्रास होने लगता है, ठीक है, यानी कि उसका जो है कमी होने लगता है। ये इसका पासवर्ड रहेगा, हाँ, दीपन। तो थोड़ा थोड़ा करके क्या है, पारद का ह्रास होने लगता है और उसी को ही क्या कहते हैं, पारद की गतियाँ बोलते हैं, ठीक है। कोई भी संस्कार करते हैं तो आपका थोड़ी मात्रा में तो कम से कम उसका ह्रास होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, आपका पारद की गतियों के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। तो पारद के विभिन्न रूपों में निकल जाने की क्रिया को रस आचार्यों ने गति कहा है, ठीक है, और इसे सूचित किया है। अब इसके पारद की जो है टोटल 5 गतियाँ होती हैं। पहला है आपका जल गति, जो क्या है, जल रूपण के लिए होते हैं। दूसरा है हंस गति, जो त्वरित होते हैं, ठीक है।
इसके अलावा मल गति जो मल रूप में होते हैं, फिर धूम गति जो धूम रूप में होते हैं, और फिर है क्या है, जीव गति या अदृश्य गति जो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे प्राण दिखाई नहीं देते ना, उसका बस अनुमान होता है, उसी प्रकार से ये जीव गति होता है। तो इस प्रकार से जल, हंस, मल, धूम और जीव गति ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पारद की गतियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये जो पार्ट है वो फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।